एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम ज्यूरिस। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 20 वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल। एंड चैप्टर 20 हम दो वीडियोस में कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शंस 270 टू 303। इससे पहले मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस बना चुकी हूँ विद रिगार्ड टू अदर चैप्टर्स। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज डू चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑन कंपनीज एक्ट 2013। वहाँ पे आपको डिटेल्ड वीडियो अलोंग विद एमसीक्यू वीडियोस मिल जाएंगी। ऑल्सो अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए देन प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए, मैं सेबी ग्रेड ए का टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाली हूँ। इफ यू आर विलिंग टू बाय इट देन प्लीज डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मेरे को ये पता चल सके कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। ओनली इफ देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली देन आई विल लॉन्च द कोर्स, अदरवाइज आई वोंट बी लॉन्चिंग द टेस्ट सीरीज। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट रहने वाला है, मैक्सिमम 200 वुड बी द अमाउंट, जिसमें यू विल बी गेटिंग 10 सेट ऑफ टेस्ट सीरीज along with descriptive questions. Now moving forward, क्योंकि ये चैप्टर वाइंडिंग अप से रिलेटेड है तो सबसे पहले समझते हैं कि वाइंडिंग अप होता क्या है। वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस बाय विच कंपनीज एग्जिस्टेंस इज टर्मिनेटेड। ये वो लीगल प्रोसेस है जिससे कंपनी की एग्जिस्टेंस टर्मिनेट करी जाती है। Its assets are realized, debts paid and balance if any distributed to contributories। अब वाइंडिंग अप के प्रोसेस में होता क्या है, लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स होता है। लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स होता है यानी कि जो कंपनी के एसेट्स हैं उनको बेच दिया जाता है। उसके बाद बेचने के बाद जो पैसा आता है आप उनसे सबसे पहले डेट्स पे करते हो। डेट्स पे कर दिया, इसके बाद अगर कोई बैलेंस बचता है, अगर कोई सरप्लस बचता है तो उस केस में शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। इट मार्क्स द एंड ऑफ कॉर्पोरेट ऑपरेशंस। कॉर्पोरेट ऑपरेशंस जो कंपनी के होते हैं वो एंड हो जाते हैं। कंपनी की पावर ऑफ मैनेजमेंट कंपनी से लेकर ट्रांसफर कर दी जाती है टू कंपनी लिक्विडेटर। अब कंपनी लिक्विडेटर मैनेजमेंट देखेगा कंपनी की। अब एक चीज याद रखना, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। वाइंडिंग अप जो होता है वो आपका इनिशियल स्टेज है। वाइंडिंग अप इनिशियल स्टेज है जो कि डिसोल्यूशन से पहले होता है। डिसोल्यूशन आपका फाइनल स्टेज है। यहाँ पे कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। वहीं वाइंडिंग अप में लीगल एग्जिस्टेंस रहती है, सिर्फ कॉर्पोरेट ऑपरेशंस जो होते हैं वो बंद होते हैं। लीगल एग्जिस्टेंस होती है। यहाँ पे आरओसी के रजिस्टर से जो नेम है कंपनी का वो स्ट्राइक ऑफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब इनिशियली वाइंडिंग अप में चल रही है कंपनी, आरओसी के रजिस्टर पे नाम रहता है कंपनी का। यही फर्क होता है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन में। हरि प्रसाद वर्सेस एडी दिवेलकर, वाइंडिंग अप is a statutory process. It precedes dissolution. Dissolution is the final death blow. Now let us understand the historical evolution and amendments जो अभी तक हुए related to winding up. अब क्या होता था, कंपनीज एक्ट 1956 में सारी पावर्स वॉलंटरी एंड नॉन वॉलंटरी सारी पावर्स हाई कोर्ट के पास थी। इसीलिए क्या होता था, जो वाइंडिंग अप प्रोसेस था वो बहुत स्लो था एंड एक कंपनी को बंद करने में 10 से 20 साल लग जाते थे। इसी को स्पीड अप करने के लिए 2013 एक्ट में डिटेल्ड प्रोसीजर्स ले डाउन किए गए फॉर बोथ वॉलंटरी एंड ट्राइब्यूनल लेड वाइंडिंग अप। यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट से हटाकर ट्रांसफर कर दी गई टू एनसीएलटी। आईबीसी 2016 एक मेजर शिफ्ट आता है। जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के सेक्शंस थे जो पहले कंपनीज एक्ट 2013 में थे इन सेक्शन 304 टू 323, अब उनको ओमिट कर दिया गया एंड अब वो कंट्रोल होने लगे अकॉर्डिंग टू आईबीसी। इंसॉल्वेंसी ग्राउंड्स, अर्लियर इनएबिलिटी टू पे डेट्स वाज द प्राइमरी ग्राउंड अंडर सेक्शन 271। दिस इज नाउ गवर्न्ड बाय सीआईआरपी अंडर आईबीसी। पहले सेक्शन 271 में इनएबिलिटी टू पे डेट्स एक ग्राउंड हुआ करता था,
लेकिन आईबीसी आने के बाद इसको रिमूव कर दिया गया फॉर कंपनीज एक्ट 2013। अब एनसीएलटी में जो ग्राउंड्स हैं वो क्या क्या है? फ्रॉड है, नेशनल सिक्योरिटी है, या फिर फाइलिंग डिफॉल्ट है। इनएबिलिटी टू पे डेट्स अब गवर्न होता है अंडर आईबीसी सीआईआरपी के प्रोसीजर में, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में। NCLT and NCLAT सब्सटीट्यूशन ऑफ कोर्ट विद ट्राइब्यूनल अक्रॉस ऑल सेक्शंस। कोर्ट हटा के अब सब्सटीट्यूट कर दिया है NCLT। नाउ सेक्शन 270 मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। Section 270 was substituted by the IBC 2016. It clarifies the current legal standing of corporate closure. एक कॉर्पोरेट कंपनी कैसे बंद होगी उसके बारे में बात की है, कैसे वाइंडिंग अप होगा। वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल गवर्न बाय चैप्टर 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ट्राइब्यूनल अगर वाइंड अप करेगा तो चैप्टर 20 के हिसाब से गवर्न होगा। वॉलंटरी वाइंडिंग अप अगर कंपनी खुद से चाहती है कि उसको वाइंड अप होना है तो वो गवर्न होगा बाय सेक्शन 59 ऑफ द आईपीसी। कंपनीज एक्ट 2013 नाउ प्राइमरीली डील्स विद नॉन इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग अप केसेस। जो कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है वो नॉन इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग अप केसेस से डील करता है, एंड जो इंसॉल्वेंसी रिलेटेड वाइंडिंग अप है वो आपका आईबीसी डील करता है। नाउ सेक्शन 271 5 ग्राउंड्स फॉर एक्शन। अब सेक्शन 271 के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 ग्राउंड्स बचे हैं वाइंडिंग अप के लिए। पहला ग्राउंड है स्पेशल रेजोल्यूशन, सेक्शन 271 क्लोज ए। इफ द कंपनी हैज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिजोल्व्ड दैट द कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल। जब कंपनी के मेंबर्स खुद ये डिसाइड करते हैं कि अब कंपनी को ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी के थ्रू बंद कराना है तो इसके लिए वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, यानी कि 75% मेजोरिटी से पास करेंगे रेजोल्यूशन, एंड देन वो वाइंड अप करा सकते हैं फ्रॉम एनसीएलटी। नेशनल इंटरेस्ट एक्टेड अगेंस्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर। अगर कंपनी एक्ट करती है अगेंस्ट दी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या फिर पब्लिक ऑर्डर, इस केस में भी वाइंड अप करी जा सकती है। फ्रॉडुलेंट कंडक्ट, अफेयर्स कंडक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर और फॉर अनलॉफुल पर्पस ऑन रजिस्ट्रार्स एप्लीकेशन। इस केस में जो एप्लीकेशन लगाता है वो रजिस्ट्रार लगाता है। अगर एनसीएलटी को ये लगता है कि कंपनी के अफेयर्स फ्रॉड तरीके से चलाए जा रहे हैं या कंपनी किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए बनाई गई है तो भी वो वाइंड अप करी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रार एप्लीकेशन लगाएगा। नेक्स्ट, डिफॉल्ट इन फाइलिंग। डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स विद द रजिस्ट्रार फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स। अब इस केस में क्या होता है, अगर कंपनी ने आरओसी के पास अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं तो भी वाइंड अप करी जा सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड ये डिफॉल्ट कंटिन्यूअस 5 फाइनेंशियल ईयर्स तक होना चाहिए। अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए और फाइलिंग नहीं हुई है तो एनसीएलटी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है। एंड इक्विटेबल ग्राउंड, इफ द ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप। ये एक ओपन एंडेड ग्राउंड है। जब एनसीएलटी को लगता है कि वाइंडिंग अप जस्ट एंड इक्विटेबल है तो वो वाइंड अप कर सकती है कंपनी को। जैसे डायरेक्टर्स के बीच में एक डेडलॉक सिचुएशन अराइज हो गई है जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस अफेक्ट हो रहा है एंड कंपनी का बिजनेस चलाया ही नहीं जा सकता है, तो इस केस में जस्ट एंड इक्विटेबल होगा कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। एनालिसिस ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, हिंद ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड केस है। अब केस का नाम क्या था? हिंद ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रघुनाथ प्रसाद झुंझुनवाला। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जस्ट एंड इक्विटेबल इज नॉट एडजस्टम जनरस ऑफ द सेम काइंड विद प्रीसीडिंग क्लोजेस। जो प्रीसीडिंग क्लोजेस जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशन वाला जो प्रोविजन है ये इनसे गवर्न नहीं होगा, लिमिट नहीं हो सकता है प्रीवियस ग्राउंड से। ये अलग है। एक वाइड डिस्क्रिशनरी पावर मिली है एनसीएलटी को एक्सरसाइज करने के लिए। आप इसको लिमिट नहीं कर सकते हो बाय द प्रीवियस
या प्रीसीडिंग ग्राउंड्स। ठीक है, ये एक अलग है, वाइड डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। सो ये जो जस्ट एंड इक्विटेबल वाला ग्राउंड है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट प्रोविजन अपार्ट फ्रॉम द अदर ग्राउंड्स प्रोवाइडेड। कॉमन ग्राउंड्स जिस पे जस्ट एंड इक्विटेबल हो सकते हैं वो क्या क्या है? डेडलॉक इन मैनेजमेंट में ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है कि इतना कन्फ्लिक्ट हो गया कि आप मैनेजमेंट ढंग से कर ही नहीं सकते हो कंपनी की। लॉस ऑफ सबस्टेटम मेन ऑब्जेक्ट, जब कंपनी का मेन पर्पस खत्म हो गया है। ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ को ऑपरेस किया जा रहा है, उस केस में आप क्या कर सकते हो? वाइंड अप कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन 272, हु कैन फाइल पिटीशन। कौन कौन एनसीएलटी के पास वाइंडिंग अप पिटीशन लगा सकता है? पहला, कंपनी बेस्ड ऑन स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट फाइल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कंपनी खुद पिटीशन फाइल कर सकती है, लेकिन इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। एंड ऑल्सो पिटीशन के साथ में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो भी आपको फाइल करनी होगी। दूसरा, कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स। लेकिन हर शेयर होल्डर जो है पिटीशन नहीं डाल सकता है। कौन डाल सकता है? अगर जो शेयर होल्डर है उसको शेयर्स अलॉट हुए हैं अंडर ओरिजिनल अलॉटमेंट के अंदर उसको शेयर्स अलॉट हुए हैं, या फिर ही हैज़ हेल्ड शेयर्स फॉर 6 months विद प्रीसीडिंग 18 months। उसने शेयर्स कम से कम 6 महीने तक होल्ड किए हैं पिछले 18 महीने में, या फिर उसको जो शेयर्स मिले वो मिले हैं बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ मेंबर की वजह से उसको शेयर मिले हैं बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन। थर्ड है आरओसी, रिक्वायर्स प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आरओसी जनरली पिटीशन तब फाइल करता है जब उसको लगता है कि कंपनी या तो फ्रॉड कर रही है या फिर उसने 5 ईयर से कंपनी ने 5 ईयर से रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं। आरओसी अगर पिटीशन फाइल करेगा तो उससे पहले उसे सैंक्शन लेना पड़ेगा फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पहले परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ट्राइब्यूनल एनसीएलटी ये पिटीशन तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देगा कंपनी को। पहले एक्सेप्ट करने से पहले कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना नेसेसरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी पिटीशन फाइल कर सकती है, मेनली फॉर ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 271 क्लोज बी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर कंपनी काम कर रही है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी पिटीशन फाइल कर सकती है विद एनसीएलटी फॉर वाइंडिंग अप। अब इसके ना कुछ रूल्स हैं। जो भी पर्सन पिटीशन फाइल कर रहा है विद एनसीएलटी अदर देन आरओसी को छोड़ के अगर कोई और पिटीशन फाइल कर रहा है तो उसको ये पिटीशन की एक कॉपी भेजनी पड़ेगी टू दी आरओसी। जब आरओसी को ये कॉपी मिलती है पिटीशन की तो आरओसी के पास 60 डेज का टाइम होता है टू फाइल इट्स रिपोर्ट टू एनसीएलटी। 60 दिन के अंदर अंदर आरओसी अपनी रिपोर्ट भेजेगा एनसीएलटी को। एंड एनसीएलटी विल ओनली एक्सेप्ट द पिटीशन अगर उसको लगता है कि प्राइमा फेसी केस बनता है फॉर वाइंडिंग अप। अगर प्राइमा फेसी नहीं लगता है कि केस बनता है तो उस केस में एनसीएलटी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट, सेक्शन 273 पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी के पास क्या क्या पावर्स हैं? द ट्राइब्यूनल मस्ट पास एन ऑर्डर विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन। 90 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? एनसीएलटी को ऑर्डर देना पड़ेगा। क्या क्या ऑर्डर दे सकती है? डिसमिस पिटीशन विद और विदाउट कॉस्ट। पिटीशन को डिसमिस कर दे, कॉस्ट लगा सकती है या कॉस्ट नहीं भी लगा सकती है, डिस्क्रिशन है एनसीएलटी का। मेक एनी इंट्रीम ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट। फाइनल ऑर्डर आने तक इंट्रीम ऑर्डर भी दे सकती है कुछ। अपॉइंट अ प्रोविजनल लिक्विडेटर। पिटीशन एडमिट करने के बाद और फाइनल वाइंडिंग अप ऑर्डर देने से पहले एनसीएलटी क्या करेगी? इस दौरान एनसीएलटी एक प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगी ताकि प्रोविजनली ये जो प्रोविजनल लिक्विडेटर है ये मैनेजमेंट देख सके कंपनी का। लेकिन ये अपॉइंट करने से पहले कंपनी को नोटिस देना पड़ता है एंड कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ती है।
अनलेस कोई स्पेशल रीजंस हो कंपनी को नोटिस ना भेजने का। मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, फाइनली वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है। या फिर एनी अदर ऑर्डर, कोई ऐसा ऑर्डर जो कंपनी एनसीएलटी को लगता है कि सही है वो भी दे सकते। तो ये सभी पावर्स है एनसीएलटी के पास में। नेक्स्ट सेक्शन 274 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है ना, ये एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है ड्यूरिंग वाइंडिंग अप प्रोसेस। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की पूरी समरी बताई जाती है। इफ द ट्राइब्यूनल फाइंड्स अ प्राइमा फेसी केस, इट डायरेक्ट्स द कंपनी टू फाइल इट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विद इन 30 डेज। जब एनसीएलटी को लगता है कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है तो विद इन 30 डेज कंपनी को बोला जाता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अपने फाइल करो। इन केस कंपनी ने खुद से पिटीशन लगाई है तो उस केस में कंपनी को पिटीशन के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी देना पड़ता है। सो ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना होता है कंपनी को। ट्राइब्यूनल कैन ग्रांट फर्दर 30 डेज इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर कोंडोन करके 30 डेज का कोंडोनेशन कर सकते हैं, तो 30 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, यानी कि टोटल 60 डेज। टोटल 60 डेज के अंदर फाइल करना मैंडेटरी है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में होता क्या है? कंपनी के एसेट्स के बारे में होता है, कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, रियल एस्टेट सब बताया जाता है। कंपनी की क्या क्या लाइबिलिटीज़ है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बताया जाता है। कौन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, कौन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, डेटर्स का नाम बताया जाता है, कहाँ कहाँ से कंपनी ने पैसा लिया है वो बताया जाता है। नेम्स एंड एड्रेस ऑफ क्रेडिटर्स एंड डेटर्स बताया जाता है। नेम्स एंड एड्रेस ऑफ क्रेडिटर्स एंड डेटर्स की लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे साइन कौन करता है? साइन करता है डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी, ये लोग साइन करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे। अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डिफॉल्ट है या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल नहीं करी जाती है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 6 months या फिर फाइन अप टू ₹25 lakhs, रेंजिंग फ्रॉम 25,000 to 25 lakhs फॉर डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स। एनी पर्सन स्टेटिंग टू बी क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटरी कैन इंस्पेक्ट द स्टेटमेंट ऑन पेमेंट ऑफ फीस। फीस देके कोई भी क्रेडिटर या शेयर होल्डर इनको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 275 कंपनी लिक्विडेटर्स। अब कंपनी लिक्विडेटर्स होते कौन है? ये वो ऑफिसर्स होते हैं जो कंपनी के वाइंडिंग अप प्रोसेस को लीड करते हैं। एनसीएलटी जब भी वाइंडिंग अप का ऑर्डर देती है तो वो मैनेजमेंट डायरेक्टर से लेके ट्रांसफ़र कर देती है टू ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। कंपनी लिक्विडेटर्स को ट्रांसफ़र कर देती है। कंपनी लिक्विडेटर्स को अपॉइंट कौन करता है? कंपनी लिक्विडेटर्स को अपॉइंट करता है एनसीएलटी। 2 टाइप के लिक्विडेटर होते हैं, एक होता है आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर, दूसरा होता है प्रोफेशनल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर्स कौन होते हैं? ऑफिशियल लिक्विडेटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं। परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं जो हाई कोर्ट या एनसीएलटी के साथ में अटैच्ड होते हैं। वहीं जो आपके प्रोविजनल लिक्विडेटर्स होते हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? एनसीएलटी एक पैनल मेंटेन करता है जिसमें सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट्स ये सब इंक्लूडेड होते हैं, या फिर एडवोकेट्स विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। इस पैनल से जो प्रोफेशनल लिक्विडेटर्स है वो अपॉइंट किए जाते हैं। अपॉइंटेड फ्रॉम पैनल मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पैनल इंक्लूड सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड और एडवोकेट्स विद 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये जो कंपनी लिक्विडेटर्स होते हैं इनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं ये सेक्शन 290 में दिया हुआ है। रिमनरेशन फिक्स्ड बाय ट्राइब्यूनल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वर्क, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एसेट्स इन्वॉल्व्ड। लिक्विडेटर की फीस डिटरमाइन करती है ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी बेस्ड ऑन वेरियस सच फैक्टर्स। नाउ सेक्शन 276 रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। किसका? लिक्विडेटर का। द ट्राइब्यूनल में रिमूव अ लिक्विडेटर ऑन ग्राउंड्स ऑफ, किन किन ग्राउंड्स पे रिमूव कर सकती हैं? पहला, मिसकंडक्ट और फ्रॉड। अगर लिक्विडेटर मिसकंडक्ट करता है या फ्रॉड करता है। प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस और लैक ऑफ रीजनेबल केयर।
अगर प्रोफेशनली वो इनकॉम्पिटेंट था या फिर रीजनेबल केयर नहीं लेता है, नेग्लिजेंस करता है, उस केस में। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पार्शियलिटी, लिक्विडेटर के कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है या फिर वो पार्शियल हो रहा है, उस केस में। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मैंडेटरी बिफोर रिमूवल, लिक्विडेटर को रिमूव करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको दी जाएगी। ऑन रिमूवल और डेथ ऑल रिकॉर्ड्स मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द सक्सेसर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। अगर लिक्विडेटर रिमूव कर दिया जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जितने भी रिकॉर्ड्स थे पुराने लिक्विडेटर के पास में, वो सब सक्सेसर के पास चले जाएंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद सेक्शन 277, इंटीमेशन टू अथॉरिटीज। नाउ सेक्शन 277 डील्स विद इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार एंड सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर। जब NCLT ऑर्डर पास करता है या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, उस केस में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा वो सेक्शन 277 बताता है। पहला, लिक्विडेटर ऑर्डर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द लिक्विडेटर विद इन 7 days ऑफ द ऑर्डर। NCLT के डिसीजन आने के 7 दिन के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर 2 लोगों को बताता है। पहला, लिक्विडेटर यानी कि जो कंपनी लिक्विडेटर है वो, एंड दूसरा ROC। इन 2 लोगों को कंपनी बताएगी विद इन 7 days। ROC मस्ट बी नोटिफाइड, वही 7 days के अंदर। ROC मेक्स एन एंडोर्समेंट इन द रिकॉर्ड्स रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अब क्या करेगी, जब ऑर्डर रिसीव हो जाता है ROC को, अब ROC कंपनी के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर ऑफ कंपनीज में एक मिनट यानी कि एक नोट रिकॉर्ड करेगी कि कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो गया है। एंड इस ऑर्डर की इंफॉर्मेशन अब वो गैजेट में पब्लिश करनी होगी, गैजेट में पब्लिश होगी ये ऑर्डर की इंफॉर्मेशन। पब्लिक नोटिस, नोटिस ऑफ द ऑर्डर शैल बी पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट एंड लीडिंग न्यूज़पेपर्स। ऑल्सो अगर कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में NCLT लिक्विडेटर को डायरेक्शन देगी कि वो स्टॉक एक्सचेंज को भी नोटिफाई करे। तो ये लिक्विडेटर स्टॉक एक्सचेंज को भी नोटिफाई करेगा जब NCLT डायरेक्शन देगी। तो ऑल्सो जो वाइंडिंग अप ऑर्डर NCLT देती है, इट वुड बी ट्रीटेड एज नोटिस ऑफ डिस्चार्ज। नोटिस ऑफ डिस्चार्ज फॉर ऑल दी ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज। नोटिस ऑफ डिस्चार्ज का मतलब क्या है, इसका लीगल इफेक्ट ये है कि जो कंपनी के जो जितने भी एम्प्लॉइज थे उनकी सर्विसेज टर्मिनेट हो गई है। लेकिन अगर लिक्विडेटर बिजनेस को वाइंडिंग अप पर्पस के लिए कंटिन्यू रखता है, वाइंडिंग अप पर्पस के लिए अगर बिजनेस को कंटिन्यू रखता है तो उस केस में डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। अदरवाइज ये जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर है ये नोटिस ऑफ डिस्चार्ज माना जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 278, इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। इफेक्ट क्या होगा वाइंडिंग अप ऑर्डर का। An order for winding up shall operate in favor of all creditors and contributories as if it had been made on a joint petition by them. It creates a statutory trust of company's assets for the collective benefit of the stakeholders. सेक्शन 278 बोलता है कि ये जो वाइंडिंग अप ऑर्डर है ना, ये इन रेम ऑर्डर है। अगर केस किसी भी एक क्रेडिटर ने फाइल किया था एंड कोई भी एक क्रेडिटर के फेवर में अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर आ जाता है तो उस केस में वो सारे क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स के लिए ज्वाइंट ऑर्डर माना जाएगा। इट विल एक्ट एज इफ इट हैड बीन मेड ऑन अ ज्वाइंट पेटिशन बाय देम, एज इफ इन सभी लोगों ने ज्वाइंट पेटिशन फाइल करी थी। नेक्स्ट सेक्शन 279, स्टे ऑफ सूट्स। वंस अ वाइंडिंग अप ऑर्डर इज मेड और प्रोविजनल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड, नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी कमेंस्ड अगेंस्ट द कंपनी। यानी कि अगर एक बार वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया तो इस केस में अब आप कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो अगेंस्ट द कंपनी। पेंडिंग सूट्स अगर हैं तो उनके ऊपर भी स्टे लग जाएगा। अब उनको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, वहां पे क्या लग जाएगा, अगर सूट्स पेंडिंग है तो स्टे लग जाएगा। एक्सेप्शन, लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल NCLT इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू और स्टार्ट द प्रोसीडिंग। अगर आपको सूट फाइल करना है या फिर प्रोसीडिंग्स को
कंटिन्यू करना है तो उस केस में आपको एनसीएलटी की परमिशन की रिक्वायरमेंट है। ट्राइब्यूनल मस्ट डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर लीव विद इन 60 डेज। ये जो लीव है ये एनसीएलटी को डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी विद इन 60 डेज। नेक्स्ट सेक्शन 280 jurisdiction of tribunal. The tribunal has the power to entertain or dispose of any suit or proceeding by or against the company, any claim made by or against the company including branches in India, any question of priorities or any other question whatsoever whether of law or fact। ये सभी कौन सुनेगी? एनसीएलटी सुनेगी। अगर वाइंडिंग अप प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है तो इन सभी मैटर्स को एनसीएलटी सुनेगी। दिस सेक्शन एंश्योर्स सिंगल विंडो क्लियरेंस टू अवॉइड फ्रेगमेंटेड लिटिगेशन ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। अगर अलग अलग सिविल कोर्ट्स में केस चलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका मनी वेस्ट होगा, प्लस जो आपका वाइंडिंग अप प्रोसीजर है ना वो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए सेक्शन 280 बनाया गया। नेक्स्ट सेक्शन 281 प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। The liquidator must submit a report within 60 days of winding up order. Liquidator preliminary report फाइल करेगा within 60 days of winding up order। अब इसमें कंटेंट्स क्या क्या होंगे? अमाउंट ऑफ कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, यानी कि इसमें कैपिटल की डिटेल होंगी कि कितनी कैपिटल इशू हुई है, कितनी सब्सक्राइब हुई है एंड कितनी पेड अप हुई है। एस्टिमेटेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कंपनी के पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी है एंड कितने डेट है ये बताया जाएगा। डिटेल्स ऑफ ट्रेडमार्क्स, आईपी एंड लीगल केसेस, क्या क्या लीगल केसेस चल रहे हैं, क्या कंपनी के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट या कॉपीराइट है, ये सब। ओपिनियन ऑन वेदर फर्दर इंक्वायरी इज नीडेड ऑफ फ्रॉड। लिक्विडेटर अपना ओपिनियन देगा कि क्या फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए फ्रॉड के केस में। क्या उसको ऐसा लगता है कि कंपनी की फॉर्मेशन या मैनेजमेंट में कोई फ्रॉड हुआ है? अगर उसको लगता है कि हाँ फ्रॉड हुआ है तो वो रिकमेंडेशन दे सकता है फॉर फर्दर इंक्वायरी इनटू द फ्रॉड। वायबिलिटी चेक, द रिपोर्ट मस्ट स्टेट इफ देयर इज एनी चांस ऑफ कंपनीज बिजनेस बीइंग कंटिन्यूड एज अ ऑनगोइंग कंसर्न और बीइंग सोल्ड ऑफ पार्शियली। ये मैंडेटरी है। लिक्विडेटर जो है वो अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि क्या आप किसी हिस्से को बचा के एज अ गोइंग कंसर्न चला सकते हो या फिर उस हिस्से को बेचने से बचाया जा सकता है या नहीं, ये बताएगा लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट में। नेक्स्ट सेक्शन 282 डायरेक्शंस बाय ट्राइब्यूनल। अपॉन एग्जामिनिंग द लिक्विडेटर्स रिपोर्ट द ट्राइब्यूनल में फिक्स अ टाइम लिमिट विद इन विच द एंटायर प्रोसीडिंग शैल बी कंप्लीटेड। अब ये सेक्शन 282 कब फॉलो होगा? जब लिक्विडेटर की रिपोर्ट आ जाती है। जब लिक्विडेटर अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देता है उसके बाद ट्राइब्यूनल डायरेक्शन देता है। एनसीएलटी एक टाइम लिमिट फिक्स कर देगी जिसके अंदर पूरा जो वाइंडिंग अप प्रोसीजर है वो पूरा होगा। ऑर्डर दैट दी कंपनीज प्रॉपर्टी बी सोल्ड और इट्स बिजनेस बी वाउंड अप। रिपोर्ट पढ़ने के बाद अगर एनसीएलटी को लगता है कि प्रॉपर्टी सेल कर देनी चाहिए बाय वे ऑफ ऑक्शन तो वो ऑर्डर दे सकती है, या फिर कंपनी को अगर वाउंड अप करना है तो वो ऑर्डर दे सकती है। ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू सस्पेक्टेड फ्रॉड, अगर कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड है तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है। डायरेक्ट द लिक्विडेटर टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द एसेट्स, लिक्विडेटर को डायरेक्शंस दे सकती है कि वो नेसेसरी स्टेप्स ले एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन 283 कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। Liquidator shall take into his custody or control all the property, effects and actionable claims to which the company is entitled। जब एनसीएलटी का ऑर्डर आता है ना वाइंडिंग अप का, उसके बाद क्या होता है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसका लीगल स्टेटस चेंज हो जाता है। जैसे ही वाइंडिंग अप ऑर्डर आता है एनसीएलटी का, उस केस में प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। अब लिक्विडेटर के पास सभी प्रॉपर्टी एंड एक्शनेबल क्लेम्स का कस्टडी आ जाती है। ठीक है, प्रोविजनल लिक्विडेटर के पास कंपनी की सभी प्रॉपर्टी एंड एक्शनेबल क्लेम की कस्टडी आ जाती है। द प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू बी इन द कस्टडी ऑफ द ट्राइब्यूनल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ, वाइंडिंग अप की ऑर्डर की डेट से, जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया है उस डेट से
कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज टेक्निकली एनसीएलटी की कस्टडी में चली जाती हैं एंड जो आपका लिक्विडेटर है ही इज जस्ट एन एजेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल। जो ये लिक्विडेटर है ये एनसीएलटी के बिहाफ पे जो प्रॉपर्टी है उसको संभालता है। अगर लिक्विडेटर को ये लगता है कि कोई डायरेक्टर, मैनेजर या ऑफिसर के पास कोई प्रॉपर्टी है कंपनी की एंड दे आर नॉट डिलीवरिंग इट टू द लिक्विडेटर, तो उस केस में जो लिक्विडेटर है ही कैन कंप्लेन टू एनसीएलटी एंड देन एनसीएलटी विल ऑर्डर दैट पर्सन टू डिलीवर ऑल दोज प्रॉपर्टीज टू लिक्विडेटर। एंड अगर वो नहीं करता है डिलीवर तो उस केस में उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 284, ड्यूटी टू कोऑपरेट। द फॉलोइंग पर्सन्स मस्ट कोऑपरेट विद द लिक्विडेटर। ये लोग जो हैं कोऑपरेट करेंगे विद द लिक्विडेटर। कौन कौन से लोग? प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स, केएमपीज, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, पास्ट एंड प्रेजेंट, जो पास्ट में थे या प्रेजेंटली अभी वर्क कर रहे हैं, दोनों ही। अब वो कोऑपरेट करेंगे तो कैसे करेंगे? इन्फॉर्मेशन देंगे, कंपनी के एसेट्स कहाँ पे हैं, किससे पैसा लेना है, किससे पैसा देना है, ये सब इन्फॉर्मेशन देंगे। बुक्स एंड पेपर्स, कंपनी के रजिस्टर्स, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स और लीगल फाइल्स लिक्विडेटर को देंगे। असिस्टेंस, अगर लिक्विडेटर कोई ट्रांजैक्शन नहीं समझ पा रहा है तो उसको समझाएंगे, ठीक है, दे विल एक्सप्लेन इट टू देम। अब अगर ये कोऑपरेट नहीं करते हैं तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? इफ दे फेल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स द लिक्विडेटर कैन अप्लाई टू द एनसीएलटी फॉर एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और अरेस्ट। अब उस केस में जो लिक्विडेटर है वो अप्रोच करेगा एनसीएलटी को अप्रोच करेगा एंड एनसीएलटी एक स्पेसिफिक टाइमलाइन दे सकती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे सकती है कि आप इतने दिन में जो इन्फॉर्मेशन है या डॉक्यूमेंट है सप्लाई करो टू लिक्विडेटर। दूसरा है कि एनसीएलटी अटैचमेंट एंड अरेस्ट का ऑर्डर दे दे, अटैचमेंट या फिर अरेस्ट का ऑर्डर दे दे। अटैचमेंट के केस में क्या होगा? अटैचमेंट के केस में जो पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट, सेक्शन 285, contributories. A contributory is every person liable to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. देखो क्या होता है ना, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो क्रेडिटर्स को पैसा देना होता है, तो एनसीएलटी उन लोगों की लिस्ट बनाती है जो लाइबल है पैसा देने के लिए। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या है? कॉन्ट्रीब्यूटरी हर वो पर्सन है जो लाइबल है टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप। जब वाउंड अप होने वाली है कंपनी तो वो पर्सन क्या करेगा? कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एसेट्स में। फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये लिस्ट ए एंड लिस्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ए डील करता है प्रेजेंट मेंबर से। इसमें वो लोग आएंगे जो जब वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स वो हैं। करंट मेंबर्स ऑन द डेट ऑफ वाइंडिंग अप में वो मेंबर्स हैं। लाइबल फॉर अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, यानी कि जितना शेयर्स पे अनपेड अमाउंट है उन वहां तक की लाइबिलिटी बनती है इनकी। जैसे अगर शेयर था 10 रुपए का एंड उन्होंने पे सिर्फ 7 रुपीज़ किया तो अभी इनकी अनपेड अमाउंट कितना है? ₹3 अब इनकी लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप में 3 रुपया रिकवर कर सकते हैं इनसे, इन शेयर होल्डर्स से एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। लिस्ट भी क्या है? लिस्ट भी है पास्ट मेंबर्स के लिए। ये वो लोग हैं जो वाइंडिंग अप शुरू होने से ठीक 1 साल पहले तक कंपनी के मेंबर थे, पर अभी वाइंडिंग अप की डेट पे मेंबर्स नहीं है। अब आप लिस्ट भी पास्ट मेंबर्स से पैसा कम मांग सकते हो। पास्ट मेंबर्स हु सीज टू बी मेंबर विद इन 1 ईयर बिफोर वाइंडिंग अप, इनकी लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है, यानी कि ये पैसा तभी देंगे जब आप
लिस्ट ए वाले मेंबर से पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, लिस्ट ए वाले लोग जो है पैसा नहीं दे पा रहे, वो इंसॉल्वेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब लाइबिलिटी बनेगी लिस्ट बी वालों की, तो इनकी लाइबिलिटी सेकेंडरी है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो डेट ली गई थी वो उस टाइम पे ली गई थी जब ये पास्ट मेंबर्स थे, ठीक है, ये जो पास्ट मेंबर्स थे, जब कंपनी के मेंबर्स थे तब लिया गया था डेट। अगर वो ऑलरेडी सीज्ड हो चुके हैं एज मेंबर्स एंड तब डेट ली गई है, देन दे विल कैन नॉट बी कंपेल्ड टू कंट्रीब्यूट। इनकी लाइबिलिटी कितनी होगी, इनकी लाइबिलिटी भी उतनी ही होगी जितनी अनपेड शेयर्स पे है, जितने उनके शेयर्स पे अनपेड रह गया है उतनी लाइबिलिटी होगी। तो अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स पे लाइबिलिटी बनती है लिस्ट बी वालों की भी। इन केस किसी कॉन्ट्रीब्यूटरी की डेथ हो जाती है तो अब इसकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी, अब इसकी जगह लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाती है टू द एयर्स और एलआर्स। अब एयर्स या एलआर्स को पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन 287 एडवाइजरी कमिटी। ट्राइब्यूनल में डायरेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एडवाइजरी कमिटी टू एडवाइज द लिक्विडेटर। तो एडवाइजरी कमिटी का काम क्या होता है, एडवाइजरी कमिटी का काम होता है टू एडवाइज द लिक्विडेटर ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप प्रोसेस। नाउ क्योंकि यहाँ पे मे वर्ड यूज है, सो इट इज़ डिस्क्रिशनरी कि एनसीएलटी ऑर्डर दे सकती है फॉर मेकिंग एन एडवाइजरी कमिटी एंड इट मे नोट, ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी पावर है एनसीएलटी के पास। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 12 मेंबर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज इसमें होंगे। एंड एनसीएलटी ही डिसाइड करेंगी कि क्रेडिटर्स से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस 12 में एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज के कितने होंगे। हो सकता है 6 रख दें, या फिर हो सकता है यहाँ से 4 और यहाँ से 8 रख दें, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, एनसीएलटी विल डिसाइड कि किसके रिप्रेजेंटेटिव्स कितने जाएंगे, बट डेट विल बी मिक्स, ठीक है, दोनों से ही आएंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव्स कितने आएंगे वो एनसीएलटी डिसाइड करेगा। नाउ जैसे ही कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई उसके 30 दिन के अंदर मीटिंग बुलाएगा लिक्विडेटर। ये मैंडेटरी है, 30 दिन के अंदर लिक्विडेटर को मीटिंग बुलानी पड़ेगी ऑफ एडवाइजरी कमिटी। ये बात है फर्स्ट मीटिंग की। सब्सिक्वेंट मीटिंग लिक्विडेटर कभी भी बुला सकता है, या फिर अगर कोई मेंबर चाहता है एडवाइजरी कमेटी का तो वो भी रिटर्न रिक्वेस्ट करके मीटिंग बुला सकता है। एंड अगर मेंबर रिटर्न रिक्वेस्ट करता है उस केस में अब मैंडेटरी है कि आप मीटिंग बुलाओगे। क्या एडवाइजरी मीटिंग की एडवाइस मैंडेटरी है ऑन लिक्विडेटर? नो, मैंडेटरी नहीं है एडवाइजरी कमेटी की एडवाइस लिक्विडेटर पे। मान सकता है, नहीं भी मान सकता है। अगर उनको एडवाइजरी कमेटी का कोई ग्रीवियंस है, उनको लगता है कि लिक्विडेटर ने विदाउट एनी वैलिड रीजन उनकी एडवाइस को इग्नोर कर दिया, दे कैन अप्रोच एनसीएलटी को वो लोग अप्रोच कर सकते हैं, बट लिक्विडेटर बाउंड नहीं है एडवाइजरी कमेटी की एडवाइस से। नेक्स्ट सेक्शन 290 पावर्स ऑफ लिक्विडेटर। लिक्विडेटर के पास क्या क्या पावर्स है? इंस्टीट्यूट और डिफेंड एनी सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स। सो ही कैन फाइल सूट, ही कैन प्रोसिक्यूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग भी वो कर सकता है। कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द कंपनी सो फार एज नेसेसरी फॉर बेनिफिशियल वाइंडिंग अप। बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है अगर वाइंडिंग अप प्रोसेस के लिए बेनिफिशियल है तो। सेल इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी बाय पब्लिक ऑक्शन और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। वो सेल कर सकता है प्रॉपर्टी को, कंपनी की प्रॉपर्टी को बाय वे ऑफ पब्लिक ऑक्शन या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। साइनिंग अथॉरिटी भी लिक्विडेटर होता है। कंपनी के सारी डीड्स, रिसीट्स और डॉक्यूमेंट्स पर लिक्विडेटर साइन करेगा। ही कैन ऑल्सो अपॉइंट सीएज, एडवोकेट्स और वैल्यूअर्स, ही कैन डू सो। ये कंपनी के जो एसेट्स है उनको एज सिक्योरिटी भी रख सकता है फॉर रेजिंग मनी, ठीक है, वो भी कर सकता है। पैसा रेज करने के लिए एज सिक्योरिटी भी रख सकता है। सो दीज आर द पावर्स ऑफ लिक्विडेटर। नेक्स्ट सेक्शन 294 ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। नाउ सेक्शन 294 डील्स विथ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ लिक्विडेटर। बिकॉज लिक्विडेटर जो है वो कंपनी के एसेट्स को सेल करता है एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करता है
मनी को, तो इस केस में क्या होता है, ज़रूरी है कि जो अकाउंट्स है उनको ऑडिट किया जाए। लिक्विडेटर मस्ट प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ हिज रिसीट्स एंड पेमेंट्स एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पर्पस। लिक्विडेटर को अपने रिसीट्स यानी कि कितना पैसा उसके पास आया है एंड पेमेंट्स यानी कि कितनी पेमेंट उसने की है एटलीस्ट साल में 2 बार एनसीएलटी के सामने देनी पड़ेगी। अकाउंट्स मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड वेरीफाइड बाय अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। प्रिस्क्राइब फॉर्म में होंगे अकाउंट्स और इसमें वेरीफाई करेगा लिक्विडेटर कि जो भी अकाउंट वो सबमिट कर रहा है डेट आर करेक्ट। ट्राइब्यूनल शैल कॉज द अकाउंट्स टू बी ऑडिटेड। जब ये ऑफिशियल लिक्विडेटर, जब लिक्विडेटर क्या करता है, जब लिक्विडेटर अकाउंट सबमिट कर देता है टू एनसीएलटी, तो एनसीएलटी अब इनको ऑडिट कराएगी। 1 कॉपी ऑफ ऑडिटेड अकाउंट गोज टू ट्राइब्यूनल, 1 टू आरओसी। जब ऑडिट हो जाता है, जिस दिन ऑडिट हो जाता है, अब क्या करेगी, एक कॉपी जाएगी ऑडिटेड अकाउंट की एनसीएलटी के पास में एंड एक कॉपी जाएगी आरओसी के पास में। एंड कोई भी क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटरी इन ऑडिटेड अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ फीस। नेक्स्ट सेक्शन 299 पावर टू समन। ये क्या है, ये इन्वेस्टिगेटरी पावर है एनसीएलटी की। एनसीएलटी क्या कर सकता है, मैं समन एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कंपनी प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन। किसी भी उस पर्सन को समन भेज सकता है जिसको जो एनसीएलटी को लगता है कि इसके पोजेशन में कोई कंपनी की प्रॉपर्टी है। May summon any person whom the tribunal deems capable of giving information concerning the promotion, formation, trade or affairs of the company. NCLT उस पर्सन को भी सम्मन भेज सकता है जो NCLT को लगे कि इसके पास कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन, ट्रेड या अफेयर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब NCLT जब इनको सम्मन करता है तो इट कैन एग्जामिन देम ऑन ओथ। इट कैन एग्जामिन देम ऑन ओथ, उनको ओथ पर एग्जामिन कर सकता है या फिर उनको ऑर्डर दे सकता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि आप डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने प्रोड्यूस कर दो। इफ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ये पर्सन एडमिट कर लेता है कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी है या उसने कोई डेट लिया है कंपनी से, तो वो तुरंत इस पर्सन को क्या कर देगी, ऑर्डर दे देगी कि आप ये पैसा लिक्विडेटर को दे दो, फेलियर टू अपीयर में लीड टू वारंट ऑफ अरेस्ट। अगर सम्मन्स मिलने के बाद भी वो पर्सन अपीयर नहीं होता है बिफोर एनसीएलटी, तो उसके अगेंस्ट अब वारंट ऑफ अरेस्ट निकाला जा सकता है। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो सेक्शन 299 की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है ये प्राइवेट होती है, ये ओपन कोर्ट में नहीं होती है। यहाँ पे जो भी एनसीएलटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देना मैंडेटरी है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये स्टेटमेंट सेल्फ इंक्रिमिनेटरी है और मैं नहीं दूंगा, राइट। ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है। एनसीएलटी ने जो भी पूछा है आपको आंसर करना पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। नाउ सेक्शन 300 पब्लिक एग्जामिनेशन। If the liquidator reports that in his opinion a fraud has been committed by any person in the promotion or formation of the company, the tribunal may। तो ट्राइब्यूनल इस सेक्शन के अंडर ऑर्डर तभी देगा जब लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट में ये बताए कि कंपनी के प्रमोशन या फॉर्मेशन में कोई फ्रॉड हुआ है। अगर लिक्विडेटर नहीं बताएगा तो आप सेक्शन 300 में नहीं जा सकते हो, ठीक है। एनसीएलटी ऑर्डर तभी करेगा जब लिक्विडेटर रिपोर्ट में ये मेंशन करेगा। अब अगर लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट में ये बता देता है तो अब एनसीएलटी क्या ऑर्डर दे सकती है, डायरेक्ट द पर्सन टू अटेंड अ पब्लिक एग्जामिनेशन। अब पब्लिक एग्जामिनेशन में किसको बुला सकते हैं, प्रोमोटर्स को बुला सकते हैं, डायरेक्टर्स को बुलाए जा सकते हैं एंड ऑफिसर्स, इनको पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा सकता है बाय एनसीएलटी। अब जहाँ पे सेक्शन 299 में प्राइवेटली आप एग्जामिन करते थे, यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो ओपन कोर्ट में होता है। द पर्सन इज एग्जामिन ऑन ओथ, एग्जामिनेशन ओथ पे होता है।
आपको ओथ दिलाई जाती है एंड देन यू आर एग्जामिन्ड। यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो सकती है, लिक्विडेटर्स, क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटरीज एग्जामिनेशन में पार्ट ले सकते हैं एंड दे कैन आस्क द क्वेश्चन। जिस पर्सन को बुलाया गया है वो अपने साथ में एडवोकेट भी लेके आ सकता है एंड ही कैन टेक द हेल्प ऑफ एडवोकेट इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। द नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन आर साइंड एंड कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आंसर दिए गए हैं, उन सबका नोट प्रिपेयर होता है एंड एग्जामिनी यानी कि जो पर्सन आंसर कर रहा है उसके साइन लिए जाते हैं। तो साइन किसके लिए जाते हैं? एग्जामिनी के साइन लिए जाते हैं। एंड अब इसको आप यूज कर सकते हो एज एविडेंस इन सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों। नेक्स्ट सेक्शन 301 अरेस्ट ऑफ एब्सकॉन्डर्स। The tribunal has power to order the arrest of a person if there is reason to believe that। ठीक है, तो NCLT क्या कर सकता है? अरेस्ट का ऑर्डर दे सकता है अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है कि वो पर्सन इंडिया छोड़ के जा सकता है, पर्सन एब्सकॉन्ड कर रहा है टू अवॉइड एग्जामिनेशन, ताकि उसको एग्जामिनेशन में पार्ट ना लेना पड़े। द पर्सन इज रिमूविंग और कंसीलिंग प्रॉपर्टी टू डिले वाइंडिंग अप। कंपनी की प्रॉपर्टी को या तो कंसील कर रहा है या फिर उसको रिमूव कर रहा है ताकि जो वाइंडिंग अप का प्रोसीजर है वो डिले हो जाए। अब उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा एंड उस पर्सन के पास जो भी कंपनी के बुक्स हैं, पेपर्स हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है लाइक लैपटॉप, डॉक्यूमेंट, उसे सीज कर लिया जाएगा। Next, section 302, dissolution order. When the affairs are completely wound up, the liquidator applies for dissolution। तो dissolution के लिए अप्लाई कौन करता है? लिक्विडेटर अप्लाई करता है। इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। जब लिक्विडेटर अपने सारे काम खत्म कर देता है, वो अपने जो एसेट्स है कंपनी के वो सेल कर देता है, क्रेडिटर्स को पैसा दे देता है, ठीक है, अगर सरप्लस कोई बचता है तो कॉन्ट्रीब्यूटरीज को दे देता है, यानी कि शेयर होल्डर्स को दे देता है। अब क्या करेगा? अब वो कंपनी को अप्लाई करे, NCLT को अप्लाई करेगा कि अब इस कंपनी को आप क्या कर दो? आप वाइंड अप कर दो, आप कंपनी को डिसोल्व कर दो। तो अब डिसोल्यूशन के ऑर्डर के लिए अप्लाई करेगा लिक्विडेटर। अब इस डिसोल्यूशन से क्या होगा? कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, कंपनी की। ट्राइब्यूनल पासिस एन ऑर्डर दैट द कंपनी बी डिसोल्व्ड, कि कंपनी, अब NCLT पास करेगी ऑर्डर कि कंपनी अब डिसोल्व हो जाए, ठीक है, डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास करेगी। द कंपनी इज डिसोल्व फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। डिसोल्यूशन की डेट कौन सी होगी? डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है उस दिन डिसोल्यूशन डेट होगी। लिक्विडेटर मस्ट फाइल द ऑर्डर विद ROC विद इन 30 डेज। जैसे ही डिसोल्यूशन का ऑर्डर आ जाता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर लिक्विडेटर फाइल करेगा ROC के पास में ये ऑर्डर। ROC स्ट्राइक्स ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर। जब ROC को ये ऑर्डर मिल जाता है तो ROC अब नाम हटा देती है कंपनी का फ्रॉम द रजिस्टर। अब यहाँ पे लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है कंपनी की। नेक्स्ट, ये समरी है, दिस यू कैन रीड, आई विल शेयर द PDF विद यू ऑन द टेलीग्राम चैनल, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। दिस इज नथिंग मच अबाउट इट। नेक्स्ट, सेक्शन 303, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। दिस इज अ ट्रांजिशनल प्रोविजन, clarifies that winding up proceedings pending before the High Court under 1956 Act were to be transferred to the tribunal। अब ये वाला प्रोविजन क्या है? ये डील करता है जब 1956 एक्ट हट गया एंड 2013 एक्ट आया एंड ये 1956 के अंडर अगर कोई केसेस पेंडिंग थे तो उनका क्या होगा। तो सिंपली ये है कि हाई कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग थे वाइंडिंग अप से रिलेटेड उनको ट्रांसफर कर दिया गया टू NCLT। However, the central government had power to notify which cases would stay with the High Court and which would move to NCLT। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी डिसाइड करने के लिए कौन से केसेस हाई कोर्ट के पास रहेंगे एंड कौन से NCLT के पास चले जाएंगे। अभी करंटली क्या स्टेटस है? ऑलमोस्ट ऑल पेंडिंग केसेस अभी ट्रांसफर हो चुके हैं NCLT में, नथिंग मच अबाउट इट। सो दिस वाज ऑल। हमने सेक्शन 303 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग द टेस्ट सीरीज। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन प्लीज कमेंट डाउन।
ठीक है, आई विल सी कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, एंड देन आई लॉन्च द टेस्ट सीरीज। ऑल्सो अगर इस सेशन का PDF चाहिए देन प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।